हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको दीक्षा ऐप असाइनमेंट्स को बनाने में, तैयार करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी का असाइनमेंट करेंगे और एक साथ एक नहीं बल्कि 10 असाइनमेंट्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हिंदी का असाइनमेंट जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है दीक्षा ऐप का, असाइनमेंट 1 और 2 हम पहले की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 3 से लेकर के 12 तक, यानी पूरे के पूरे 10 असाइनमेंट्स हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सभी लोग तैयार हो जाइए एक साथ, और फिर इसके बाद एक और वीडियो हिंदी की आएगी, उसमें हम पूरा कोर्स इसका ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद रिटन असाइनमेंट जो है उनका प्रोसेस शुरू करेंगे। ऑलराइट गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्याम नारायण पांडे कवि है कौन से रस के? करुण रस के, वीर रस के, हास्य रस के या विभत्स रस के? तो सही जवाब है वीर रस के कवि है श्याम नारायण पांडे। आगे चले, चेतक की वीरता कविता के रचयिता कौन है? निराला, श्याम नारायण पांडे या सुभद्रा कुमारी चौहान या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, श्याम नारायण पांडे। महाराणा प्रताप पर आधारित कविता है कौन सी? जौहर, हल्दी घाटी या रूपांतर? तो हल्दी घाटी इन पर आधारित कविता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि श्याम नारायण पांडे का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1991 में। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है तो इसका सही ऑप्शन ए है 1991। अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है, श्याम नारायण पांडे जी थे उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह बात किसने कही? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, कबीर दास ने अपने प्राण त्यागे कहाँ? वाराणसी, जौनपुर या मगहर या फिर हरिद्वार? दोस्तों सही जवाब होगा मगहर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे कबीर दास जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? कबीर दास के गुरु का नाम हरिहर दास था या बांकी दास था या फिर रामानंद या सुबोधानंद? सही जवाब है ऑप्शन सी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास का जन्म हुआ था कब? यह हुआ था दोस्तों 1398 ईस्वी में। ठीक है, 1398 ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ठीक है, 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कबीर दास कवि है कौन से काल के? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? सही जवाब हो जाएगा भक्ति काल के कवि थे कबीर दास जी। ठीक है, सबमिट करते हैं। और गाइस सभी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं असाइनमेंट नंबर 3 के। 3 से, असाइनमेंट नंबर 3 से मतलब है 1.3 करके आपके इसमें टॉपिक्स में लिखा होगा, तो आप लोग उस चीज़ से पहचान कर सकते हैं। मैं आपको सभी असाइनमेंट सीरियल वाइज कंप्लीट कराऊंगी, तो आप लोग जैसे मैं बताऊं आपको कि असाइनमेंट 3 मैं आपको करा रही हूं, तो आप लोग समझ जाइए 1.3, इसके बाद 4 करेंगे तो 1.4। ठीक है, सभी सीरियल वाइज लेके चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग इत्मीनान से रहिए और फटाफट से चलिए देखते हैं स्कोर हमने कितना किया है। सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। सबमिट करते हैं और सर्वर पर अपना डाटा सेव करते हैं और अपना स्कोर जानते हैं। सो गाइस, स्कोर आपके सामने है। हमने फुल मार्क्स गेन किए हैं इस असाइनमेंट में। ये असाइनमेंट नंबर 3 था। चलिए अब 4th की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, असाइनमेंट नंबर 1.4 यानी 4th असाइनमेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित कहानी कौन सी है? वोल्गा से गंगा तक या परिंदे, उसने कहा था या पेपर वेट? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्गा से गंगा तक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, मेरी तिब्बत यात्रा किस साहित्य की रचना है? अज्ञेय या राहुल सांस्कृत्यायन या फिर
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर? सही जवाब दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन का बचपन का नाम क्या था? केदार सिंह, केदारनाथ पांडे या नवाब राय या फिर श्रीपत राय? दोस्तों इनके बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे। सबमिट करते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने कौन सा शास्त्र लिखा? अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र या घुमक्कड़ शास्त्र? तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके टेट सीटेट में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इन्होंने लिखा था घुमक्कड़ शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1893 में आजमगढ़ में या 1880 प्रयागराज, 1883 आगरा या 1900 वाराणसी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1893 में और आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत? तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। भारत माता कवि के रचनाकार है कौन? सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी या रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद? ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उच्छ्वास, ग्रंथि, चिदम्बरा या गुंजन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिदम्बरा। बहुत ही प्रमुख ये इनकी रचना है जिसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो बहुत ही अच्छी है और इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के या द्विवेदी युग के, छायावाद या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद युग के कवि थे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है लोकायतन, पल्लव, वीणा, भारत माता? तो सही जवाब है लोकायतन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। तो 10 ही क्वेश्चन इस असाइनमेंट में आपके थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। चलिए सबमिट करते हैं और अपना डाटा सेव करते हैं सर्वर पर। देखते हैं हमने कितना स्कोर किया है। गाइस हमने सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। हमारा स्कोर 10/10 है और सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से हम दे चुके हैं। अब चलते हैं और 5वें असाइनमेंट की शुरुआत करते हैं। फटाफट से 12 असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट असाइनमेंट पर। फ्रेंड्स इस असाइनमेंट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ऑनलाइन शिक्षण टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो ज़रूर करिए, क्योंकि हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसी नोटिफिकेशंस होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जिनके लिए मैं वीडियो नहीं बनाती, डायरेक्टली आपको वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो वहाँ आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़कर रहे ताकि आपको हर एक अपडेट वहां पर साथ के साथ मिलती रहे। चलिए अब हम बढ़ते हैं और 5वां असाइनमेंट फटाफट से पूरा करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती, आनंद कादम्बिनी या आजकल या फिर हंस? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई? 1941, 1946, 1951 या 1945? सही जवाब है 1941। अगला प्रश्न है, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परिसाई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह के कितने भाग है? 3, 4, 5 या 7? सही जवाब है 4 भाग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित त्रिवेणी में किस कवि का वर्णन नहीं है? सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी या कबीरदास? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
कबीरदास। बाकी तीनों का जिक्र त्रिवेणी में किया गया है लेकिन कबीरदास जी का नहीं है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, वीर रस, भक्ति रस या फिर वात्सल्य रस? सही जवाब है शांत रस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद, नरहरिदास या वल्लभाचार्य या नाभादास? तो सही जवाब होगा नरहरिदास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है रामचरितमानस में 5वां सर्ग कौन सा है? अरण्य कांड या किष्किंधा कांड या सुंदर कांड या लंका कांड? सही जवाब होगा दोस्तों सुंदर कांड 5वां सर्ग है रामचरितमानस का, सही जवाब। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? रामचरितमानस या कृष्ण गीतावली, कवितावली या विनय पत्रिका? दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ यही इनकी ऐसी रचना है जो ब्रज भाषा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि थे? संत काव्य धारा या कृष्ण काव्य, राम काव्य या फिर सूफी काव्य? तो तुलसीदास जो है वो राम काव्य की काव्य धारा के कवि थे। ज़्यादातर इनकी रचनाएं भगवान राम के ऊपर है तो इसीलिए इनको राम काव्य या काव्य धारा के कवि कहा जाता है। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं अपना स्कोर कितना है। डाटा सर्वर पर हम भेजते हैं सबमिट करके, तो देखते हैं स्कोर कितना होगा। स्कोर आपके सामने है, हमने फुल स्कोर किया है 10/10। अब चलते हैं 6th असाइनमेंट पर। तब तक आप लोग सभी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे ताकि हम सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको इस तरीके से मोटिवेट होकर के प्रोवाइड करवाते रहे। चलिए असाइनमेंट 6 की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके छठे मॉड्यूल की हिंदी की, ठीक है, जिसे आप 1.6 लिखा होगा, आपकी 1.6 यूनिट या छठा मॉड्यूल हम इसको बोलेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बाबा भारती किस कहानी के पात्र है? शतरंज के खिलाड़ी, आकाशदीप, मंत्र, हार की जीत? यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, इसी कहानी के पात्र है बाबा भारती। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है, दिनकर और सुदर्शन की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली? तो ऑप्शन बी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है गाइस, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आवारा मसीहा। ठीक है, यही रचना जो है इनकी नहीं है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, कानपुर, सियालकोट या दिल्ली में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सियालकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस धारा का कवि माना जाता है? नई कविता का कवि या छायावादी काव्य धारा का कवि या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का कवि या प्रयोगवादी काव्य धारा का कवि? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का कवि। अगला प्रश्न है, सुदर्शन किस परंपरा के लेखक है? भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रगतिवाद या फिर छायावाद? इसका सही जवाब होगा गाइस प्रेमचंद। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी या संस्कृत के 4 अध्याय, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, हारे को हरिराम? तो ऑप्शन ए यानी उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुदर्शन या जयशंकर प्रसाद? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुदर्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908, 1907, 1909 या 1910? सही जवाब होगा 1908। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 थे और 10 ही हमने सभी के आंसर किए हैं, 0 स्किप किया है और सबमिट करने के बाद डाटा सर्वर पर सेव कर दिया है। स्कोर हमारा है 10/10। अब चलते हैं अगले असाइनमेंट पर, असाइनमेंट नंबर 7।
सातवें असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में, 1934, 1936 या 1938। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्रिस्तान में पंचायत के लेखक है केदारनाथ सिंह, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार या फिर निर्मल वर्मा। ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पक गई है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? अज्ञेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ सिंह या फिर महाश्वेता देवी। इसका सही जवाब होगा केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, गोरखपुर, गाजीपुर या बलिया में? तो सही जवाब बलिया में हुआ था। अकाल में सारस किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या केदारनाथ सिंह या प्रेमचंद। तो ये चैप्टर आपका केदारनाथ सिंह से ही संबंधित है, तो ज़्यादातर आपको प्रश्नों का उत्तर यही मिलेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिला तेज से तेज जीवनी के लेखक कौन है? शिवानी, सुधा चौहान, शिवदान सिंह चौहान या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही ऑप्शन है बी, सुधा चौहान। मुकुल किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान या अज्ञेय। सही जवाब होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी जो ये पंक्तियां हैं झांसी वाली रानी कविता की, तो उसके रचनाकार पूछे गए आपसे कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर या मिर्जापुर। सही जवाब होगा प्रयागराज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? अभी हमने बात की थी बिल्कुल जस्ट अभी। तो केदारनाथ सिंह, मीराबाई, वृंदावन लाल या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यही सही होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, तो हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर कर लिए हैं। अब बारी आती है डाटा को सर्वर पर सबमिट करने की और अपना स्कोर जानने की। सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सही किए हैं। स्कोर आपका 10/10 आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे और नेक्स्ट असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट नंबर 8 12 तक हमें इसी वीडियो में कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद आपकी एक और वीडियो आएगी कल, उसमें हम हिंदी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद मैथ्स की शुरुआत करेंगे। इसी तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट के सभी ऑब्जेक्टिव और रिटन असाइनमेंट इसके बाद शुरू होंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए अब अगले असाइनमेंट पर बढ़ते हैं। तो गाइज 8वें मॉड्यूल का पहला प्रश्न आपके एकदम सामने है, चलिए पूरा करें। निम्न में से किसका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था? महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। सही जवाब है ऑप्शन बी, सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भैरवी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? सोहनलाल द्विवेदी का या जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। भैरवी प्रथम काव्य संग्रह था सोहनलाल द्विवेदी का। प्रेम गीतों का संग्रह बासंती लिखा था किसने? महादेवी वर्मा ने, सोहनलाल द्विवेदी ने या जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन बी, सोहनलाल द्विवेदी करेक्ट हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? बासंती है, दूध बताशा यह भी है, भैरवी यह भी इनकी रचना है, लेकिन निर्जा इनकी रचना नहीं है। तो यही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें यही पूछा था कि कौन सी इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य की रचना की थी। ये बहुत ही फेमस महाकाव्य है, तो आपको बताना है इसकी रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने या जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, शकुंतला माथुर या सुमन राजे। सही जवाब है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टेट सीटेट में पूछा जाता है।
छायावाद की मुख्य विशेषता है क्या? प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, युद्ध का वर्णन या यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। दोस्तों छायावाद जो समय काल था या छायावादी कवि जो है वो ज़्यादातर जो है प्रकृति से रिलेटेड ही अपनी काव्य रचना करते हैं, प्रकृति से संबंधित ही उनके सभी काव्य होते हैं। तो इसका मतलब ये प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण करना इनकी मुख्य विशेषता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दीपशिखा या अतीत के चलचित्र, रश्मि या यामा। ये सभी इन्हीं की रचना है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा को। ठीक है, ऑप्शन डी। दीपशिखा किसकी रचना है? तो अभी अभी हमने जाना, जयशंकर प्रसाद की है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी की है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 10 प्रश्न थे आपके 8वें असाइनमेंट में और 10 के 10 प्रश्नों का उत्तर हम दे चुके हैं। सबमिट करते हैं और अपना डाटा सेव करते हैं सर्वर पर और चेक करेंगे हमने कितना सही किया। सो गाइस, सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सही है। आप लोग मैच कर सकते हैं और अपना असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगर आपको हेल्प मिल रही है, वीडियो से पसंद आई है तो लाइक दोस्तों ज़रूर करें। अब हम बढ़ेंगे और 9वां असाइनमेंट करेंगे। 9वां मॉड्यूल आपके सामने है, जिसका पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? क्या भूलूं क्या याद करूं, यह इनकी रचना है। बसेरे से दूर, यह भी है। 10 द्वार के सोपान तक या माटी की मूर्ति। तो ऑप्शन डी जो है माटी की मूर्ति, यह रचना इनकी नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? तो रामवर्ष बेनपुरी की या बेचन शर्मा उग्र की, हरिवंश राय बच्चन की या धर्मवीर भारती की। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सूरदास की, हरिवंश राय बच्चन की या महादेवी वर्मा की। इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद या फिर कानपुर, वाराणसी या मिर्ज़ापुर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद इनका जन्म स्थान है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कृष्णदास जी को, सूरदास जी को, नंददास जी को या हरिदास जी को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूरदास जी को। अगला प्रश्न है, सूरदास जी कृष्ण किस रूप का चित्रण किया है? लोक रक्षक या योगेश्वर, परब्रह्म या लोकरंजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोकरंजन। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, सूर्यदास किस धारा के कवि है? सगुण, निर्गुण या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये सगुण जो काव्य धारा है उसके कवि है। भ्रमर गीत किसने लिखा? जायसी ने, सूरदास ने या तुलसीदास ने या फिर कबीरदास ने। तो दोस्तों जायसी, सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास जी में से अगर बात करें तो भ्रमर गीत लिखा था सूरदास जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना नहीं है सूरसागर, साहित्य लहरी, गीत गोविंद या फिर सुरसरावली। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सूरदास की रचना नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, गीत गोविंद। यही इनकी रचना नहीं है, क्योंकि गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूरसागर किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास या जायसी। तो सही जवाब होगा सूरदास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, अष्टछाप में कवियों की संख्या क्या है, कितनी है? तो संख्या पूछी गई है दोस्तों। संख्या तो इसमें एक ही ऑप्शन में दी गई है, 8। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद या नंददास या विठलदास या फिर वल्लभाचार्य। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, वल्लभाचार्य। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, सूर्यदास किस काल के कवि माने जाते हैं? भक्ति काल, रीति काल या वीरगाथा काल या आधुनिक काल। तो भक्ति काल के कवि कहे जाते हैं सूरदास जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूरदास का जीवन काल क्या है?
1533 से 1618 या 1478 से 1583 या 1504 से 1606, 1510 से 1573। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1478 से 1583 तक इनका समय काल रहा। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस वाले असाइनमेंट में 14 थे। सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। अब सबमिट करते हैं और अपना स्कोर जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्कोर 14 में से 13 है, यानी मुझे लगता है कि जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें शायद मिस्टेक हुई है। ठीक है, आप एक बार उसको चेक करिएगा बैक करके, तो ज़रूर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब अगले असाइनमेंट पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं 10वें मॉड्यूल की और फटाफट से पूरा करेंगे। 3 मॉड्यूल रह जाते हैं, 10, 11, 12, बहुत जल्दी से फिनिश करेंगे सब कुछ। तो राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का संग्रह किस पुस्तक में किया है? मानसी, कविता विनोद, घाघ और भड्डरी या कविता कौमुदी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कविता कौमुदी। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म स्थान कौन सा है? कोयरीपुर, कोल्हापुर, रामपुर, कंचनपुर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोयरीपुर। अगला प्रश्न है, हे प्रभो अन्नदाता आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? रहीमदास, राम नरेश त्रिपाठी या श्रीधर पाठक या फिर निराला? इसका सही जवाब होगा दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राम नरेश त्रिपाठी का प्रबंध खंड काव्य नहीं है पूछा गया है, इसलिए आप बहुत ही सतर्कता के साथ इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। मिलन, पथिक, मानसी या स्वप्न? इनमें अगर बात करें कौन सा है तो मिलन, पथिक और स्वप्न तीनों है, मानसी नहीं है खंड काव्य, तो यही सही जवाब है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? 1989 ईस्वी में, 1979 में ईस्वी में या 1969 ईस्वी में या 1989 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? 1989, ऑप्शन नंबर डी। रहीमदास का मूल नाम क्या था? अब्दुर्रहमान या खान खाना या मुल्ला मोहम्मद या रहीमन? सही जवाब कौन सा होगा गाइज इसका? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, रहीमदास द्वारा रचित निम्नलिखित में से ज्योतिष ग्रंथ है? रास पंचाध्यायी या खेट कौतुक या फिर मदनाष्टक या फिर श्रृंगार सोरठा? इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खेट कौतुक। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सी रचना रहीमदास की नहीं है? दोहावली, नगर शोभा, बैरवे रामायण या बैरवे नायिका भेद? सही जवाब है ऑप्शन सी, बैरवे रामायण इनकी रचना नहीं है। रहीमदास को निम्न में से किसकी उपाधि, कौन सी उपाधि प्राप्त नहीं थी? खान खाना, मिर्जा खान, मीर अर्ज या खान ए सामान? तो ऑप्शन नंबर डी, खान ए सामान, सिर्फ यही उपाधि है जो इन चारों में से इनको नहीं प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, रहीमदास का जन्म कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में या 1565 में या 1554 में? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1556 ईस्वी। इस असाइनमेंट के सभी प्रश्न को हम कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन थे, सभी के आंसर हम दे चुके हैं। सबमिट करते हैं और सर्वर पर डाटा को अपने भेजते हैं। आप लोग देख सकते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सही है। 10 बाय 10 स्कोर हम कर चुके हैं। अब चलते हैं 11वें असाइनमेंट पर, बहुत ही जल्द 12वां ख़त्म करेंगे और आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। 12वां असाइनमेंट फ्रेंड्स 11वें मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं, जिसको आपके ऐप में दिया होगा 2.1 के नाम से। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बता दिया है कि आपके मॉड्यूल इस तरीके से हो गए 1.2, 1.3। ठीक है, तो ये वाला आपका है 2.1 यानी 11। तो सुधा शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। यहाँ पर सुधा का क्या होगा? अमृत, पानी, घी या गरल? तो अपोजिट पूछा है, तो यानी ऑप्शन डी, गरल बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रुत सामग्री में भाषा शिक्षण का कौन सा सोपान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना? तो सुनना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अनल शब्द का अर्थ क्या है?
तो अनल शब्द का अर्थ यहाँ पे पूछा है संज्ञा, वायु, आग या उपयुक्त सभी, तो आग होता है। इसमें आपसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। जब शब्दों को सार्थक समूह में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो वो वाक्य बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, कि भाई जब वर्णों का व्यवस्थित समूह बना दिया जाए उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की न्यूनतम इकाई है कौन सी। न्यूनतम मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सवर्ण, वर्णमाला, शब्द या ध्वनि। तो ऑप्शन डी ध्वनि सबसे न्यूनतम इकाई है भाषा की। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, शब्द कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण, वर्णमाला, शब्द, लिपि। तो वर्ण कहेंगे। अगला प्रश्न है श्रुत सामग्री से क्या आशय है, सुनकर लिखना, सोना, सुनना या सुनी हुई सामग्री। श्रुत सामग्री का मतलब होता है सुनी हुई सामग्री। अगला प्रश्न है निम्न में से शब्द नहीं है कौन सा इनमें से ऐसा है जो शब्द नहीं है, पानी, कमल, कलम, सालगी। तो सालगी कोई भी शब्द नहीं होता है, यही इसका सही जवाब होगा। 10 क्वेश्चन थे आपके 11वें मॉड्यूल में, सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं और स्कोर हमारा फुल है, 10/10 हमने स्कोर किया है बहुत अच्छे से। अब चलते हैं आज की वीडियो का लास्ट असाइनमेंट नंबर 12 यानी 2.1 को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। सो गाइज 12वां असाइनमेंट आपके बिल्कुल सामने है जिसको 2.2 यूनिट करके आपके मॉड्यूल में दिया गया होगा। चलिए इसको पूरा करते हैं। आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ है। तारा हो जाना या आँख के पास होना, अत्यधिक प्रिय होना या कम प्रिय होना। ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इस वाले असाइनमेंट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आँख का तारा होना किसे बोलते हैं कि भाई उसका बेटा तो उसकी आँख का तारा है, यानी उसे बहुत अधिक प्रिय है, अत्यधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी सही है। लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर किसका परिवर्तन नहीं होता है, मुहावरे का, लोकोक्ति या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकोक्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी किस प्रकार की लोकोक्ति है, कथा पर आधारित, परंपरा पर आधारित, घटना पर आधारित या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों ये परंपरा पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसका वच्यार्थ नहीं लिया जा सकता, लोकोक्ति, शब्द, कहावत या मुहावरा। ऑप्शन डी मुहावरा सही हो जाएगा। लोकोक्ति कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो यह तत्सम शब्द है, ठीक है। नाक को चने चबाना, मुहावरे का क्या अर्थ है, नाक से चबाना या चने को चबाना या परिश्रम करना या अत्यधिक परेशान होना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक परेशान होना। बिनु भय होत न प्रीत क्या है, विशेषण है, मुहावरा है, लोकोक्ति है या प्रसंग है। ये होता है दोस्तों मुहावरा। 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है संख्या जानना, भाग जाना, चले जाना या उक्त सभी। तो इसका अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है, कि 9, 2, 11 होना भाग जाना। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। यह दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है बताना, बातचीत करना, लोकोक्ति या उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत करना, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन थे आपके 12वें असाइनमेंट में, हमने सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल दे दिए हैं। अब जानते हैं कितने प्रश्न हमने सही करे हैं और क्या कोई गलत है। तो सबमिट करते हैं और डाटा को सर्वर पर सेव करते हैं। हमने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए हैं। सो गाइज अब आपके लिए एक टारगेट है, आप लोगों को 100 अबोव इसके लाइक्स पहुंचाने हैं ताकि आगे भी हम आपके लिए खूब सारी मेहनत कर सके, ठीक है। तो चलिए गाइज आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।